हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। आप जानते हैं आज 4 मार्च है और एमपी टेट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है वर्ग 1 का। तो आज फर्स्ट शिफ्ट में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस और वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए देखेंगे, उसके बाद सेक्शन बी में आपका जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, उसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईदगाह के रचनाकार कौन हैं? तो ईदगाह के रचनाकार हैं प्रेमचंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहेंगे? जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहेंगे अभियुक्त। ठीक है फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को आपने एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, इन्हें याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश शब्द में संधि बताइए। तो सबसे पहले आपको रमेश को ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो इसमें जो संधि होती है ना वो गुण संधि होती है। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो संधि है, संधि से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने ट्रिक से आपको संधि याद करवाई है। ऐसे ही मैंने समास भी आपको ट्रिक से याद करवाया हुआ है और उनके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही गए होंगे। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। मेरे पास जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी के प्राचीर इस उपन्यास को किसने लिखा था? तो इसको लिखा था फ्रेंड्स रामदरस मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करेंगे, आजन्म को आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आ प्लस जन्म। ठीक है, और जब मैंने आपको समास पढ़ाया था तो आपको बताया था, अगर ऐसे कुछ प्रथम पद निकल करके आता है और दूसरे पद की अगर मीनिंग होती है अपने आप में तो वो होता है फ्रेंड्स अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इस वर्ड में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स मगहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अरब प्रायद्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल का कार्य बताइए। तो सोलर सेल का कार्य होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अब्दुल गफ्फार खां, इनको कहा जाता है सीमांत गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो फ्रेंड्स वो अवस्था होती है किशोरावस्था, यानी कि एडोलेसेंस। अब देखिए जो एडोलेसेंस है ना, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। जैसे किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है? वो कहा है स्टेनली हॉल ने। ठीक है, सबसे ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स इसी स्टेज में आती हैं बच्चे के अंदर। आइडेंटिटी क्राइसिस यानी कि पहचान का संकट, एरिक एरिक्सन ने कहा है कि इसी स्टेज में बच्चे के अंदर पहचान का संकट उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये जो किशोरावस्था है ना, एडोलेसेंस, इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उन सभी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए कार्य बताइए। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपको लगेगा, सही लगेगा, वो आपने चूज़ करना होता है। तो इसका राइट आंसर है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाषाई कौशल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, इंग्लिश में भाषाई कौशल मैंने आपको बताए थे जब हमने सीटेट की प्रिपरेशन करी हुई थी, वहाँ भी आपको डिटेल में समझाया था। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको भाषाई कौशल मिल जाएंगे। 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः।
सबसे पहला होता है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना एंड चौथा लिखना। इन्हें आप न्यूमोनिक से भी याद रख सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। LSRW, ठीक है। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। तो ये जो भाषाई कौशल है ना, इन्हें आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती हैं। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, यह उपागम आपका सक्रिय भागीदारी, यहाँ पर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर बेस्ड है, यानी कि आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चा जिसे पढ़ने में समस्या आती है, उसे कौन सा अधिगम विकार है? देखिए, अगर किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अंदर जो अधिगम विकार होगा वो डिसलेक्सिया होगा। अब फ्रेंड्स, अधिगम विकार जो है ना, बहुत सारे होते हैं, ओनली डिसलेक्सिया नहीं है। डिसग्राफिया होता है, डिस्थीमिया होता है, डिस्मॉर्फिया होता है, ठीक है। जैसे बच्चे को अगर यहाँ पर आपसे पूछ दे कि लिखने में समस्या आ रही है, तो उसे क्या होगा? उसे होगा डिसग्राफिया, ठीक है। क्या होगा? डिसग्राफिया होगा। और यहाँ पर पूछा है पढ़ने से रिलेटेड, तो बच्चे को अगर पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो डिसलेक्सिया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वो एक वीडियो देख सकते हैं। एक वीडियो में मैंने आपके सारे अधिगम विकार आपको समझाए हुए हैं, ठीक है, और उसके नोट्स टेलीग्राम पर भेजे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स, और नेक्स्ट है स्थूल गतिक कौशल, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स। देखिए अब ये क्या होता है, ये जो ई है यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल, आपकी बॉडी की जो छोटी छोटी मसल्स यूज़ होती है ना किसी भी काम में, उन्हें हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। और आपकी बॉडी की बड़ी मसल्स जो यूज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे फाइन मोटर स्किल है, इसके एग्जाम्पल होंगे लिखना, राइटिंग, ठीक है। जब आप लिखते हैं तो आपकी जो फिंगर्स की छोटी छोटी मसल्स हैं वो यूज़ होती हैं। ऐसे ही सिलाई कढ़ाई करना, बुनाई करना, ठीक है, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, यहाँ पर जो मसल्स यूज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल, क्योंकि आपकी बॉडी की छोटी छोटी मांसपेशियाँ मसल्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। और दूसरा हम देखें ग्रॉस मोटर स्किल्स, इसका मतलब होता है जब आपकी बॉडी की बड़ी मांसपेशियाँ यूज़ हो रही हैं, लाइक जब आप जंप कर रहे हैं, ठीक है, जंपिंग, रनिंग। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये होते हैं आपके ग्रॉस मोटर स्किल के। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर आऊँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन ए। अब हम डिस्कस करने वाले सेक्शन बी, जिसमें आपसे जीव विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फ्रेंड्स निराई, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में पाए जाने वाले पदार्थ का कार्य बताइए। पादाब होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, ठीक है, पदार्थ नहीं है बल्कि पादाब, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, फॉल्स फीट भी कह देते हैं, जो नकली पैर होते हैं। तो उनका क्या कार्य होता है? देखिए आंसर होगा गति करने तथा भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं, और साथ ही भोजन के पाचन में भी हेल्प करते हैं। बेसिकली होता क्या है, अमीबा में स्यूडोपोड्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ही उनके सामने भोजन आता है ना, तो उसके स्यूडोपोड्स जो होते हैं, जिन्हें हम पादाब कहते हैं, वो बाहर की तरफ खुलने लगते हैं, भोजन को वो ले लेते हैं और उसके बाद उसको ग्रहण करेंगे और उनका डाइजेशन होगा, और इसकी सहायता से वो गति भी करते हैं, ठीक है, मूवमेंट। तो स्यूडोपोड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अमीबा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? तो इस अवस्था में जो भ्रूण होता है वो मारूला कहलाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है फ्रेंड शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर बताइए। ये तो बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। देखते हैं,
जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ऑब्वियसली। पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। और दूसरा डिफरेंस है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए, ये आपको भी पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं यानी कि पादप होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में पर्णहरित भी कहते हैं। इसकी सहायता से जो प्लांट्स होते हैं अपने लिए फूड बनाते हैं, ठीक है, भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल जंतु कोशिका में नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती, बट जो सेल वॉल होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। तो पादप कोशिका में पाए जाने का रीज़न है, देखिए, जंतु हमेशा बाहर नहीं रहते, लाइक कभी बारिश हो गई, ठीक है, रेन हो गई, तो क्या होता है, जंतु जो है अपनी अपनी जगह में आकर छुप जाते हैं कहीं भी, किसी भी छत के नीचे। बट जो प्लांट्स होते हैं आप उनको उखाड़ करके दूसरी जगह रख तो नहीं सकते, है ना, उनके ऊपर कंटिन्यूसली बारिश होती है। और अगर बहुत ज़्यादा, अगर समर्स का टाइम है तो बहुत ज़्यादा गर्मी उन पर पड़ती है। तो इन चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, सेल वॉल इसीलिए पाई जाती है। आपको ये रीज़न भी पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो जानवर जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए, दो टाइप के जानवर होते हैं, एक होते हैं जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और दूसरे होते हैं जो अंडे देते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो इन्हें बेसिकली सेपरेटली किस किस नाम से जाना जाता है? तो जो जानवर बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें हम कहते हैं विविपोरस, ठीक है फ्रेंड्स। इनको हिंदी में क्या कहते हैं ये आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा, इंग्लिश में इनको बोलते हैं विविपोरस। और जो जानवर अंडे देते हैं उन्हें हम कहते हैं ओविपोरस, ठीक है, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। और इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि यानी कि ग्लैंड, ठीक है, वह ग्रंथि कौन सी है जो अन्य ग्रंथियों जैसे थायराइड, एड्रिनल, अंडाशय आदि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है? तो वो ग्रंथि होती है फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, वो होती है पीयूष ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक के बच्चों को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मेढक के बच्चों को कहा जाता है टेडपोल। और ये जिस पानी के अंदर रहते हैं ना, उनमें आयोडीन की मात्रा पूरी होनी चाहिए। अगर आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगी तो ये बच्चे जो हैं मेढक के, ये ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग बताइए। तो फ्रेंड्स जीवाणु से जो रोग होते हैं वो है निमोनिया, टाइफाइड, हैजा एंड क्षय रोग। ये क्षय ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, क्षय रोग, ये सही है, ये वाला छ नहीं होता इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा जीवाणु, अब आपने ओनली जीवाणु ही नहीं पढ़ना है, बल्कि आपने ये भी पढ़ना है विषाणु से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इन्हें भी आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का पिता कहा जाता है, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रवि की फसल कौन सी है? तो रवि की फसल आपको वहाँ पर चूज़ करनी होगी, 4 ऑप्शंस होंगे। तो रवि की फसल कौन कौन सी होती है मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आप याद कर लीजिए, गेहूँ, मटर, चना, अलसी, ठीक है, अलसी। अब देखिए रवि के साथ साथ आप खारीफ की फसल भी याद करके जाइएगा, हो सकता है आपसे ये पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ जाकर समाप्त होती है? देखिए समाप्त पूछिए, ठीक है, हो सकता है आपसे कहाँ से शुरू होती है पूछ ले सेकंड शिफ्ट में। तो आपको ये पता होना चाहिए भोजन का जो पाचन है, डाइजेशन है, वो आपका छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के कंप्लीट हो जाता है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टमक से, आमाशय से स्टार्ट होता है और छोटी आंत में जाकर के पूरा डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब होते हैं, उसके बाद रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने जब साइंस पढ़ाई थी तो आपको समझाई हुई थी, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर अगेन आपको डाइजेशन की प्रोसेस है
या फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये सब पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। क्योंकि साइंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो में आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, टीथ को लेकर के चीज़ें हैं। अगर ये सब आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर लेकर आऊँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है। देखिए ये तो आपने सुना होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है, बट कभी कभी क्या होता है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हम सांस लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या होता है, तो वो होता है वायवीय श्वसन, ठीक, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम कैसे सांस लेते हैं। देखिए जब आपको रनिंग करनी होती है, जंपिंग करनी होती है, तब क्या होता है, आपकी सांस फूलने लगती है ना, तो आप लंबी लंबी सांसें लेते हैं, तो वहीं पर होता है आपका अवायवीय श्वसन। और इसकी एक अलग से बहुत बड़ी प्रोसेस है, वो हम बाद में कभी पढ़ेंगे, लैक्टोज को लेकर के है वो, अभी क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस एक कोशिकीय जीव में पोषण हेतु दीर्घ केंद्र तथा जनसंचार हेतु सूक्ष्म केंद्रक होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स पैरामीशियम में, ठीक है, पैरामीशियम एक कोशिकीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम का कार्य बताइए। तो जाइलम का कार्य होता है पानी के साथ पूरे पौधे में पोषक तत्वों को स्थानांतरित करना। आप जाइलम के साथ साथ फ्लोएम का भी काम याद करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन में कितना प्रतिशत यूरिया पाया जाता है। तो यूरिन में पाया जाता है 2.5% यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम से मिलने वाले प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहला पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम गैस मिलती है, एलपीजी मिलती है जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट डीजल मिलता है, ग्रीस मिलता है, वैक्स है, कैरोसिन ऑयल है, बिटुमेन है एंड लुब्रिकेंट ऑयल जिसे स्नेहक तेल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं पेट्रोलियम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्वच्छ ईंधन किसे कहा जाता है। तो स्वच्छ ईंधन होता है फ्रेंड्स सीएनजी, ठीक है। सीएनजी का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, यानी कि संपीड़ित नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस हिंदी में बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना चांदी इनको पिघलाने के लिए ज्वाला का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि ज्वाला का ऊपरी भाग, मध्य वाला भाग या सबसे लोअर वाला। तो इसको पिघलाने के लिए सबसे ऊपरी भाग प्रयोग किया जाता है। ये आपने देखा भी होगा ज्वेलरी शॉप में, वहाँ पर जब सोने या चांदी को पिघलाते हैं तो जो ज्वाला होती है, फ्लेम होती है, उसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है उसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्वसन किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, एक श्वसन किसे कहते हैं, जब हम एक बार इनहेल करते हैं यानी कि सांस लेते हैं और एक बार एक्सेल करते हैं यानी कि एक बार सांस छोड़ते हैं, तो यही कहलाता है आपका एक श्वसन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मछलियाँ किसके माध्यम से सांस लेती हैं। तो आप जानते होंगे मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं जिनकी हेल्प से वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में धमनियों का कार्य बताइए। देखिए एक धमनियाँ होती हैं और एक शिराएँ होती हैं। धमनियाँ यानी कि आर्टरीज और शिराएँ यानी कि वेन्स। तो देखिए जो धमनियाँ होती हैं ना, उनका काम होता है O2 रिच ब्लड यानी कि ऑक्सीजन से संपूर्ण ब्लड को हमारे हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ले जाना, ठीक है। और इसी का पूरा अपोजिट होता है शिराओं का कार्य यानी कि वेन का कार्य। वेन क्या करती हैं, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से CO2 रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारे हार्ट तक लेकर जाती हैं, ठीक है। आपको इन दोनों का वर्क याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में संकुचनशील धानी का कार्य बताइए। तो इनका कार्य होता है परासरण नियंत्रण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य में कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर यानी कि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनीय थाइमस किससे संबंधित है। तो ये होता है फ्रेंड्स प्रतिरक्षा कार्य से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आम में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये तो सभी को पता होगा, आम में जो मध्य फल भित्ति होती है उसी को खाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बंजर भूमि पर सबसे पहले क्या उगता है? तो बंजर भूमि पर सबसे पहले लाइकेन उगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स आपके प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से C4 पौधा कौन सा है? तो C4 पौधा जो होता है गन्ना होता है। ठीक है, शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अंग किस में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स रे मछली में। रे मछली में क्या होते हैं? विद्युत अंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो आनुवंशिक गुणों में जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा देह गुहा की अनुपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय विस्पंदन किससे उत्पन्न होता है? तो हृदय विस्पंदन पेसमेकर से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानव में पीत ज्वर के विषाणु का वाहक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मच्छर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य होता है फ्रेंड्स सुनना। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है विटामिन A, B, C, D, इनसे रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ के जाइएगा। जैसे इनसे होने वाले रोग भी पढ़ लीजिएगा। जैसे विटामिन A से रतौंधी रोग होता है, विटामिन B से बेरी होता है, विटामिन C से स्कर्वी होता है, विटामिन D से रिकेट्स होता है, और इससे अदर जो भी चीज़ें हैं इन विटामिन्स के बारे में वो भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता के तथ्यों का उपयोग कर मानव जाति का उत्थान करने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सृजननिकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाओं में क्या होता है? तो इनमें होता है फ्रेंड्स हिपैरिन तथा हिस्टामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु तथा जन्म के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वाइटल सूचकांक। ठीक है, मृत्यु और जन्म के अनुपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था डार्विन ने, जिसे हम डार्विनवाद भी कहते हैं, आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसल के कण कहाँ पाए जाते हैं? तो जो निसल के कण होते हैं वो आपकी तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटास्टेसिस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैंसर कोशिकाओं का नए स्थानों पर फैलना मेटास्टेसिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समरूप अंग, इनकी असमान उत्पत्ति लेकिन जो कार्य होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, समरूप अंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष शीत ऋतु में साइबेरिया से आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों की मेजबानी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वो है फ्रेंड्स केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में कितना यूरिया उत्सर्जित करता है? तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो एक दिन में 40 से 50 ग्राम तक यूरिया उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चंस जो आज आपसे पूछे गए हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको ऐसे ही मिलती रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कल सीटेट की आंसर की आई हुई है ना 3 मार्च को, उसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट निकल करके आ रहे हैं। तो वो सारे डाउट आपके मैंने नोट किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।